नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ लोगों ने अभी एक शिकायत की है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रफ्तार से पढ़ता हूं और समझने में दिक्कत होती है, मुझे ठहर ठहर कर बताना चाहिए। आप लोग कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा ज़रूर कि क्या रफ्तार कम करने की ज़रूरत है। बहरहाल आज हम बात करेंगे अडानी साहब जो हैं उनके लिए इस देश की सरकार ने कितना बड़ा दांव खेला, कितना बड़ा जुआ खेला और इस देश के भविष्य की योजना का एक बड़ा और बहुत बड़ा हिस्सा अडानी साहब के नाम कर दिया गया। हिंडनबर्ग घोटाला हुआ तो समझिए देश का भविष्य भी अडानी साहब के साथ अटक गया है। और अटक इसलिए गया है कि देश के भविष्य का सारा ठेका अडानी साहब को दे दिया गया था। मामला सिर्फ भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, मामला अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, जो बाइडेन से भी जुड़ा हुआ है, बोरिस जॉनसन से भी जुड़ा हुआ है। और अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद जब जैसे जैसे अडानी लड़खड़ा रहा है, भारत के प्लान्स भी लड़खड़ा रहे हैं। समझेंगे पूरे मामले को। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। नवंबर 2021 में मैंने आपको एक वीडियो दिया था, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप खोल के पढ़ सकते हैं। यह वीडियो बताता है कि किस तरह से पूरी दुनिया बढ़ रही है और इस दुनिया को एक तरफ ले जाने के लिए जो बाइडेन का एक एजेंडा है, जिस एजेंडे पे वो पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को लाना चाहते हैं। ये एजेंडा हम सब देख रहे हैं, पूरी दुनिया में ये जुड़ा हुआ है और ये एजेंडा है दुनिया के पर्यावरण का एजेंडा, क्लाइमेट का एजेंडा, क्लाइमेट चेंज के नाम पर दुनिया की नीतियों में बदलाव का एजेंडा और पूरी दुनिया को एक खास विचारधारा की तरफ, एक खास दिशा में ले जाने का एजेंडा। और इस एजेंडा का नाम 2021 में COP26 समिट हुआ नवंबर में। हमारे मोदी जी भी उसमें हिस्सा लेने गए थे और ये पुराने जो क्लाइमेट समिट थे उनकी दिशा में ये आगे कदम था। और इस समिट में जो कुछ हुआ और उससे भारत के भविष्य की जो दिशा तय होने वाली थी, उस दिशा में सारा का सारा दारोमदार, बड़ी भूमिका इस देश के एक इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी गई। उसका नाम था गौतम अडानी। ये जो भूमिका है, ये गौतम अडानी का जो रोल था उसमें, उसको हम समझेंगे और जितनी बड़ी भूमिका दी गई है इसके कारण पे भी नज़र डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम नवंबर 2021 में जो हुआ था उसको रिकॉल कर लें, क्योंकि किसी को भी याद नहीं होगा। एक शब्द दो शब्द में बता दूंगा। हुआ यह था कि जो बाइडेन पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों पर दबाव बना रहे थे, ब्रिटेन दबाव बना रहा था और एक लॉबिंग की जा रही थी और उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि वो 2050 तक नेट जीरो लाने पर काम करें। नेट जीरो क्या है? ये शब्द आपने कई बार मुझसे सुना होगा, लेकिन आज मैं समझाना चाहता हूं दोबारा से, जो लोग नहीं जाने हैं उनके लिए। कार्बन जितना आप देंगे पर्यावरण को, उतना कार्बन आपको पर्यावरण से लेना भी है। यानी कोई भी देश जो कार्बन एमिशन है, प्रदूषण है, उसको शून्य कर देगा 2050 तक। सिर्फ 30 साल बाद तक ये एजेंडा था। कोपेनहेगन में इस पर एक सम्मेलन शुरू हुआ, ग्लासगो में। और इस सम्मेलन में, ग्लासगो में हुआ, इस सम्मेलन में यह एजेंडा रखा गया कि 2050 तक कार्बन एमिशन को शून्य कर देना चाहिए। लेकिन वहां पर बहुत सारे अलग अलग देशों ने अपनी मजबूरियां गिनाई और किसी तरह से बाइडेन साहब को मनाया कि साहब ये वो, और भारत ने जो वादा किया वो वादा सुन लें।
वो वादा था कि हम 2030 तक भारत का जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको आधा यानी 50% कर देंगे और 2070 तक हम नेट जीरो पे पहुंच जाएंगे कि जितना कार्बन का उत्सर्जन करेंगे उतना ही कार्बन हम साफ करेंगे अपने जंगलों के जरिए या किसी भी तरीके से। इसको थोड़ा सा और सरल साइंस में समझ के फिर आगे बढ़ते हैं, तब आपको अडानी जी का खेल समझने में आसानी होगी। अडानी जी का क्या, ये खेल तो सरकार का है जो अडानी जी के पक्ष में किया गया था। कुछ चीज़ें बड़ी उलझी हुई होती हैं, इसीलिए जनता को समझ में नहीं आती और खेल हो जाता है। धरती पे जितने भी जीवित पदार्थ हैं उन सब में कार्बन होता है। कार्बन कहीं जाता नहीं है, वो पेड़ों में मौजूद रहेगा। पेड़ को जब जला देंगे तो वो हवा में हो जाएगा। पेड़ हवा से साफ करके उसको बदल देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, कार्बन एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऑक्सीजन निकाल देंगे तो पेड़ के अंदर चला जाएगा। पेड़ ज़मीन के अंदर दब जाएगा, सालों साल दबा रहेगा तो भी कार्बन उसके अंदर रहेगा। या तो वो कोयले में बदल जाएगा या दूसरे फॉसिल फ्यूल में बदल जाएगा, तेल में बदल जाएगा। तो कार्बन कहीं जाता नहीं है, लेकिन इसका मकसद है कि कार्बन हवा में नहीं रहना चाहिए। कार्बन रहे जीवित व्यक्तियों के अंदर रहे, ज़मीन के अंदर रहे, लेकिन हवा में कार्बन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन हवा में होने से बहुत सारे नुकसान होते हैं। जैसे कि धरती का तापमान बढ़ता है, उसके कारण बहुत सारे दुष्प्रभाव जीवित लोगों को झेलने पड़ते हैं। और दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो प्राणवायु है ऑक्सीजन वो दूषित होती है और इसके कारण धरती पर रहने वाले जीवित लोगों को इससे नुकसान होता है। इसलिए कार्बन की संख्या दुनिया भर में जो औद्योगिकीकरण हुआ उसके कारण बड़ी संख्या में कार्बन को पेड़ों से, ज़मीन के अंदर से निकाल के अपने फायदे के लिए हवा में छोड़ा गया। अब नेट जीरो में ये कहा जा रहा है जितना छोड़ो भैया, हर देश अपना जितना छोड़ेगा उतना ही शुद्ध करेगा, ये जिम्मेदारी है। अब इस खेल में अडानी साहब कैसे शामिल होते हैं इसको आप समझिए। 2070 तक नेट जीरो करने का ठेका मोदी जी लेकर आते हैं। एक ठेका और ले आते हैं। बोरिस जॉनसन बगल में खड़े हुए हैं, वही बोरिस जॉनसन जो अप्रैल में भारत आते हैं 22 में। नवंबर में ये कार्बन वाला समझौता होता है। अप्रैल में वो भारत आते हैं 22 में, बुलडोजर पे फ़ोटो खिंचाते हैं और जून में अडानी साहब की एक कंपनी के उनके भाई जो जॉनसन डायरेक्टर बन जाते हैं। और डायरेक्टर बनने के बाद वो कंपनी जो भी कर रही थी, बहरहाल जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उस कंपनी का नाम आता है तो जो जॉनसन ये कहकर वहाँ से भाग जाते हैं, बोरिस जॉनसन जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री उनके भाई, कि साहब जो है वो मेरे को ये काम आता ही नहीं था, मुझे बना दिया डायरेक्टर। बने बैठे हुए थे, कहाँ जून और कहाँ अगले साल की फरवरी आ गई। अब तक उनको ये समझ में नहीं आया था जब तक हिंडनबर्ग रिपोर्ट नहीं आई थी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लोग आपके लोगों को डायरेक्टर वायरेक्टर कहाँ बनाते हैं, जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है। और जब आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो आप चाहेंगे वहाँ पे आपकी नज़र रहे, पकड़ रहे, तो आपका अपना एक आदमी वहाँ डायरेक्टर होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर ये मुझे लगता है कि बोरिस जॉनसन का पैसा कहीं ना कहीं अडानी साहब की कंपनी में लगा हुआ है। अंदाज़ा है, कोई भी लगा सकता है। ये मेरा एनालिसिस है, ये तथ्य नहीं है, अंतिम तथ्य है कि नहीं ये जांच से ही पता लगता है। जांच होनी चाहिए अगर कोई करवाएगा तो। लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ एक और पहलू है, और वो पहलू ये है कि नवंबर में जब मोदी जी मिलते हैं जॉनसन के साथ में तो एक ऐलान करते हैं, वन सन एक सूर्य, वन अर्थ एक धरती, एंड वन ग्रिड यानी एक पावर ग्रिड जो पूरी दुनिया को जोड़ती हो। इस ऐलान के साथ ही मोदी जी ये भरोसा दिलाते हैं बोरिस जॉनसन को कि आपके देश में धूप बहुत पड़ती नहीं है, आप बहुत सोलर एनर्जी पे ज़्यादा जा नहीं सकते हो क्योंकि आपके यहाँ धूप कम पड़ती है, तो एक ग्रिड बना देंगे, भारत में हम सोलर एनर्जी पैदा करेंगे और तुम सोलर एनर्जी खरीद लेना। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आपने कहा दिमाग वाला आदमी है, इसने एकदम बिजनेस सोच लिया। लेकिन बिजनेस देश नहीं करते हैं, बिजनेस उद्योगपति करते हैं।
और उस पर भी ये बिजनेस ऐसा है जिस पे मैं आपको भी डिटेल बताऊंगा कि अगर भारत में आप सोलर एनर्जी बनाते हैं तो भारत की अपनी ज़रूरतें जो है ना क्लीन एनर्जी की बहुत बड़ी हैं। आज आप 40 गीगावाट क्लीन एनर्जी बनाते हैं और 50 साल बाद का जो वादा करके आए हैं बाइडेन साहब को, तब आपको 5640 गीगावाट बिजली बनानी पड़ेगी, जो कमिटमेंट आपका है। और इसका मतलब ये है कि आप 125 गुना सोलर फॉर्म के ज़रिए बिजली बनाएंगे भविष्य में, या तो आप पवन ऊर्जा से या सोलर ऊर्जा से। आज जितनी बना रहे हैं उससे 125 गुना। ये तो भारत की ज़रूरत हो गई। अब ब्रिटेन की ज़रूरत अगर आप जोड़ लें तो आपको हो सकता है 150 गुना बनानी पड़े, और सिर्फ आप ब्रिटेन को नहीं कहीं और को भी भेजेंगे तो ये बनेगी कहाँ? एक कारखाना नहीं लगेगा जिस पे बनेगी, इसके लिए बनेंगे बड़े बड़े सोलर फार्म। धरती पर जहाँ जहाँ खेती होती है उसकी जगह दूर दूर कई कई किलोमीटर तक, या कहीं रेगिस्तान में या कहीं कहीं और, सोलर पैनल लगे होंगे। उन सोलर पैनल के ज़रिए बिजली पैदा होगी। और जो अंदाज़ा है वो ये है कि जो हमारी अपनी धरती है उस पे सोलर फॉर्म जो हैं वो तो भारत की धरती का जो 5.6% हिस्सा है, यानी हर 20वां खेत, हर 20वीं ज़मीन सोलर फार्म लगाने में खर्च करनी पड़ेगी, तब भारत की ज़रूरतें पूरी होंगी। और अगर इसको ब्रिटेन की अगर आप डिमांड और जोड़ लें तो और ये 15वां हो जाएगा। तो इतनी सारी आपको सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। ये सोलर पैनल लगेंगे कहाँ? खेत में लगेंगे। तो खेत में तो खेती होती है, अन्न कहाँ से आएगा? भोजन कहाँ से आएगा? खेत में ही उगाया जाता है सब कुछ। भारत आप आज भी अपनी ज़रूरत से कोई 5-7% अतिरिक्त ही अन्न उगा पा रहा है। तो ये कमिटमेंट सारा का सारा करके मोदी जी आ गए। लेकिन असल कहानी तब शुरू नहीं होती है, अडानी की कहानी इसके बाद शुरू होती है। इतना बड़ा, इतना महान और इतना महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में आपने किसी और उद्योगपति का नाम सुना? किसी और इंडस्ट्रियलिस्ट के कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान सुने? अंबानी जैसे उद्योगपति के यहाँ से आपने सुना कि वो सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे ये करेगा वो करेगा? और ये सारा ठेका एक ही आदमी लिए जा रहा है। ना अडानी कुछ, ना अंबानी इस पे कुछ बोल रहे हैं, ना टाटा कुछ बोल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सबके प्रोजेक्ट हैं, ना कोई कुछ बोल रहा है। 2070 का जो वादा बाइडेन को करके आए हैं हमारे मोदी जी, अभी मैं बताऊंगा कि भारत का कैसे खतरे में ये पूरा प्लान पड़ गया है। उसके हिसाब से भारत की जीडीपी का 4.8% पैसा 2070 आने तक, यानी 48 साल तक, 50 साल तक जो आप मान लें, लगातार खर्च करते रहना पड़ेगा। जीडीपी बढ़ती भी है, तब जाके 50 साल में आप उस लेवल को अचीव कर पाएंगे। भारत का जो 70 साल तक का खर्चा, ये 2000, इसके अलावा आपको 70% से ज़्यादा जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता हैं वो ग्रीन स्रोत से पूरी करनी होंगी। 70%। ये सब चीज़ें आप ये सोचिएगा, ये कारोबार कौन ले रहा है? 70% गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, ट्रक, कार, सब। पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल बिकता है वो पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, डीजल पंप बंद हो जाएंगे। जो थर्मल पावर स्टेशन लगे हुए हैं जहाँ पे कोयले से बिजली बनती है वो बंद हो जाएंगे। देखिए, कोयले से बिजली चीन और भारत बनाते हैं। 70% बिजली हमारी कोयले से बनती है, 67% चीन की बनती है।
कोयले का काम ही खत्म हो जाएगा एक तरह से। पेट्रोलियम रिफाइनरीज बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, जो हमारे अंबानी साहब की बनी हुई हैं, इसकी बनी हुई हैं, उसकी बनी हुई हैं। इन रिफाइनरीज का क्या होगा? उस पूरे तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का क्या होगा, जो देश देश के कोने कोने में पाइपलाइन पड़ी हुई हैं जिसके ज़रिए तेल जाता है? ये सब खत्म होगा। और इसकी जगह कौन लेगा? इसकी जगह वो बिजनेस लेगा जिस बिजनेस में अडानी साहब की अडानी ग्रीन एनर्जी जैसी कंपनियां हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने ये जो इतना बड़ा प्लान था कि 2070 तक धीरे धीरे करके, आप सोचिए, इस देश की सारी ऊर्जा कमिटमेंट एक आदमी के आसपास घिर गई थी। आंकड़ा कहता है, मैंने जो आंकड़ा बताया वो भी ज़्यादा बता दिया, सिर्फ 14% वाहन ही बचेंगे जो पेट्रोल या डीजल वाले होंगे, बाकी सब उस पर चले जाएंगे। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी में आपको ग्रीन हाइड्रोजन बनानी पड़ेगी, हाइड्रोजन के वाहन चलेंगे। तो वैसे तो वो अपने आप में बड़ी रोचक चीज़ें, मैंने वीडियो बनाया था कि हाइड्रोजन कार का कोई भविष्य हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोलर या विंड एनर्जी बनानी पड़ेगी। उस एनर्जी से आपको हाइड्रोजन बनानी पड़ेगी, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन अलग करके फिर वो हाइड्रोजन आपकी गाड़ी के अंदर बिजली बनाएगी और उस बिजली से गाड़ी चलेगी। दिस इज द टेक्नोलॉजी। एलन मस्क सही हंसता है इस पे, ये भी कोई टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो कहलाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। और उससे पहले अगर आप हाइड्रोजन से गाड़ी चलाओगे तो किसी ना किसी कार्बन फ्यूल को जला के ये बना रहे होगे आप। खैर, ये अलग हो गया डिस्कशन। बहरहाल हुआ यह कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद टोटल भाग गई। उसको टोटल कहते हैं, टोटल भी कहते हैं। हम लोग की स्पेलिंग में तो TOTL टोटल ही होता है, लेकिन उसका नाम टोटल है। उसने कहा भैया कि अब होल्ड पे रखो, अब हम इसमें नहीं चक्कर में पड़ने वाले हैं। 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार अडानी साहब स्थापित कर रहे थे हिंदुस्तान में, और उस दिशा में काम कर रहे थे, क्योंकि किंग वही थे। कोई और इस दिशा में उस तरह से उतने बड़े लेवल पे जा ही नहीं रहा था। 2070 तक नेट जीरो पे जाना था। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मतलब देश पे निर्भरता जो थी उसको आप अभी और समझेंगे। इसके अलावा सिर्फ एक डील से, ये जो टोटल और अडानी जी की थी, इससे 20% के आसपास ग्रीन एनर्जी का पूरा प्रोजेक्ट इस पर अटका हुआ था। $50 अरब का अनुमान था, $50 अरब का। इसके अलावा विंड फार्म दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक केवल वो पहिया ही घूमेगा हवा का, और उससे बिजली बनेगी। ये सब बनाने का प्लान था। और अभी जो है इसको, इनका प्लान था बढ़ाने का 45 गीगावाट तक ये बढ़ाना चाहते थे। इस पूरे धंधे में एक बड़ा रोल अडानी साहब का सामने आ रहा था, लेकिन हो ये गया कि रेटिंग कंपनियों ने अब हिंडनबर्ग खुलासे के बाद रेटिंग घटा दी। रेटिंग जब आपकी घटती है तो आपको कर्ज लोग कम देते हैं। आपका शेयर का दाम घटता है तो शेयर के जरिए जो आप लोन लेते हैं मोटा मोटा, आपकी वो लोन लेने की क्षमता भी कम हो जाती है। और इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में जब आप घुस जाते हैं तो वहाँ पे भी आपकी गवर्नेंस देखी जाती है, सामाजिक वातावरण देखा जाता है, और वहाँ पे पर्यावरण भी देखा जाता है, वो भी आपका घुस गया। तो सारी चीज़ें मिलाकर अब जो पर्यावरण के प्रति जागरूक निवेशक और कंपनियां हैं जिनके कमिटमेंट हैं, वो पैसा नहीं लगाएंगे। सारी चीज़ें मिलाकर अडानी और अडानी टोटल गैस पहले ही ऐसी कंपनियां हैं जो मोटे कर्ज में दबी हुई हैं। नए खुलासे के बाद फ्रेश जो उनको कर्जे मिलने वाले थे उस पर भी सवाल उठ गया है। तो अब इस पूरे जो अपने इतनी देर हिसाब किताब लगाया है, इसके अगर आप नीचे निचोड़ पे जाएं तो एक ही कंपनी पे भारत के पूरे ग्रीन एनर्जी के भविष्य COP60 में किए गए कमिटमेंट, ब्रिटेन से किए गए समझौते और दुनिया भर में किए गए आपकी ग्रीन एनर्जी के कमिटमेंट का सारा ठेका अगर आप एक कंपनी को दे देंगे, एक ही कंपनी के सर पे डाल देंगे,
तो आज उस कंपनी पे फ्रॉड के आरोप लगे हैं, धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। CON कौन कहा गया है उस कंपनी को? तो भारत का पूरा जो प्लान था नेट जीरो का, 2030 तक 50% आप जो एमिशन कम कर देंगे, वो सारा का सारा प्लान आपका अधर में आ गया, अंधकार में आ गया है। आपका भविष्य, आपके देश के ग्रीन एनर्जी का भविष्य अंधेरे में आ गया है। और इसका जो परिणाम है वो आप इससे कल्पना कर सकते हैं, जिस तरह का जो बाइडेन का कमिटमेंट था, कमिटमेंट क्या जिद थी, जिस तरह से उसको प्रेस कर रहे थे, जिस तरह से दबाव बना रहे थे। भारत का कोयले की खपत लगातार, इधर ग्रीन की बात हो रही है अडानी साहब के, उधर अडानी साहब का कोयला बिकते पे बिकता जा रहा है। हिंदुस्तान के एनर्जी सेक्टर का एकमात्र बेताज बादशाह अडानी बन चुका था। इतना ज्यादा अडानी 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 करने का नतीजा अब यह हो गया कि भारत के भविष्य के प्लान भी अडानी के साथ अटक गए हैं। भैया कोई भी आदमी किसी को सपोर्ट कर सकता है, इतना ज़्यादा सपोर्ट कहाँ कर रहे हो भैया? इतना सपोर्ट तो आदमी तभी करता है, उसको लगता है भाई 5,000 करोड़ का, भैया मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने किया, लेकिन 5,000 करोड़ का मुनाफा होने वाला, भाई 2,000 इधर आन दे। ऐसे सेवा भाव में, ऐसे भाईचारे में, ऐसे मोहब्बतों में पूरी की पूरी दुनिया कोई किसी के लिए लुटा दे, ऐसी आशिकी तो जो है वो मुश्किल लगती है। लेकिन जो भी कारण हो, वक्त बड़ी चीज़ होती है, कभी ना कभी तो पता चलेगा कि वो कौन से कारण थे। ये भी हो सकता है कि सारे के सारे दूसरे उद्योगपति देश के दुश्मन हों, देशद्रोही हों, देश का विकास चाहते ही ना हो, वो देश के विकास की और भविष्य की योजना में पैसे ही लगाना ना चाहते हों। एक ही आदमी लगाना चाहता था, उसी आदमी को बेचारे बिजनेस दिला दिला के परेशान थे, फाइनेंस दिला दिला के परेशान थे, सब लोग उसको फाइनेंस दे रहे थे। तो शेयर गिरवी रख, ले ले भाई, तेरा फूला हुआ शेयर है, कोई बात नहीं, ले ले, पैसे ले ले भाई, तू ही तो अगेरा देशभक्त है। और या फिर यह भी हो सकता है कि उसी आदमी का मन हो, उसी की रुचि हो, उसी का उत्साह बिजनेस करने का हो, वही आदमी वर्ल्ड में टॉप पे जाना चाहता हो, दुनिया में गॉड लेवल पे अपने बिजनेस को ले जाना चाहता हो, बाकी लोगों के सपने मर चुके हों। ये सब अंदाजे हैं, हम लगा सकते हैं, हम लोग ना तो जानते हैं ना करते हैं, लेकिन मन में जो आता है वो तो आता है, तो आपसे साझा कर लेते हैं। बहरहाल कोई किसी की कटी उंगली पर नहीं मूता आज के दौर में। कभी किसी से बोलना, भाई जरा दोस्त है तू मेरा, 50,000 उधार दे दे, आपके 500 दोस्तों में से 2 मिलेंगे जो दे दें। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जब तक आपके अंदर खुद कुछ के अंदर कुछ ना हो तो कोई क्यों दिला देगा? तो ज़रूर आप देश को कुछ दे रहे होंगे, बहुत तगड़ा दे रहे होंगे, इस देश के हित में ही होगा आपका सारा विकास, इसीलिए ये सब हो रहा है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यही मानना चाहिए कि इसे अदरवाइज मानना तो आरोप हो जाएगा, गुस्ताखी हो जाएगी। आजकल इनकम टैक्स, ईडी वीडी जब BBC को पहुँच सकते हैं, तो मेरे घर में तो जगह भी नहीं उतनी कि 60 आदमी घुस जाएं, तो वो कहाँ घुसेंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये समझें कि क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, इस पे पढ़ें और भारत से मिलाएं। क्या भारत क्रोनी कैपिटलिज्म की दिशा में जा चुका है? उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप एक बार वो वीडियो भी देखना चाहेंगे जो मैंने बनाया था उस वक्त नेट जीरो पे। मैंने उस वीडियो में बहुत तारीफ़ की थी मोदी जी की, क्योंकि मोदी जी ने साफ साफ कह दिया था, भैया इतना ज़्यादा खर्चा हम कहाँ से करेंगे, पैसा का इंतज़ाम आप बड़े देशों को देना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने तारीफ़ की थी। नमस्कार, जय हिंद।